हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 के साथ ए सेंटर फिर हाजिर है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आपका चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स आप लर्न करेंगे वो लिस्ट आउट किए गए हैं। ठीक है, आपको सेल्स के सारा स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया जा रहा है। इसमें पहले इंट्रोडक्शन आ गई, फिर टेक्नोलॉजी हो गई सेल बायोलॉजी के लिए। सेल बायोलॉजी सेल की साइंस को कहेंगे, इसको साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, किस तरह वो प्रोसीजर ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेल्फ फ्रैक्शनेशन है, फिर उसके बाद होमोजेनाइजेशन है। ठीक है, कि ये सब लैब में करवाया जाता है बड़ी क्लासों में जब आप पढ़ेंगे। सेडिमेंटेशन है। ठीक है, फिर सेल स्टेनिंग है, उनको कलर किया जाता है पहचानने के लिए। फिर माइक्रो डायसेक्शंस हैं, यानी उनमें से अलग किए जा रहे हैं। ठीक है, केमिकल्स के थ्रू डेवलपमेंट होती है, डिजीज़ को अलग किया जा रहा है। उसके बाद टिश्यू कल्चर है, यानी उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है ख़ास टेम्परेचर पर। और ये देख लीजिए कि किस तरह ये बॉटनी की ये हमारी सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये सारे टर्म्स याद काम आते हैं। क्रोमेटोग्राफी है, पीएच मालूम करने के लिए, उसके कंटेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रेजेंटेशन मालूम करने के लिए। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी है। अप टू पीएचडी लेवल आप लोगों को इस्तेमाल करना होता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक है, इसका इस्तेमाल है सेल्स की बायोलॉजी में। जो जो चीज़ें काम आ रही हैं ये सब वही चीज़ें बयान की गई हैं। माइक्रोस्कोपी है। आजकल की साइंस में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है वो सारा आपको इस किताब में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आगे की ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। इसके बाद हम देखते हैं माइक्रोमेट्री है, ये सभी टेक्नोलॉजी है जो कि इसमें यूज़ हो रही है। बहुत लेंथी चैप्टर होगा। इसके बाद हम जो है ना अब इसे सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी पार्ट्स ऑफ सेल्स पढ़ना शुरू करेंगे, जो आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। आपके लिए कोई अजनबी नहीं है, लेकिन उन सेल को पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उनको निकालने और उनको इस्तेमाल करने के लिए वो सारा इसमें बताया गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया है आपके लिए। इसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, फिर उसके पार्ट्स, पोर्शंस, सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इसके बाद फंक्शन आ गया सेल वॉल का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन है सेल मेम्ब्रेन की, ये भी आप देख सकते हैं। बहुत आराम से पूरा चैप्टर बताया गया है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बताया गया सेल वॉल के बाद, और उसकी डायग्राम भी बहुत आसान डायग्राम बताई गई है। पहले जो है वो मुश्किल होती थी, अब जो है बहुत आसान तस्वीर बनाई गई है। बड़ा अच्छा है ये बाइलेयर सैंडविच। ठीक है, लिपिड बाइलेयर की डायग्राम है। ये बनाने के लिए एग्ज़ाम में आती है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इस पर पूरा नोट आता है, इसको भी ज़रा ध्यान से। इसके पार्ट्स हैं, ग्रुप्स हैं लिपिड बाइलेयर के, तो इंटेग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, ये सारा बताया गया। फिर फंक्शन आ गया, ये भी आता है, बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लेकिन डायग्राम आपको उसकी बनाने आनी चाहिए। फिर जो है वो किस तरह वो सेल के लिए सूटेबल है, उसकी एक्टिविटी, और किस तरह वो रेगुलेट करता है एनवायरनमेंट से उसके ताल्लुक़ को, सेल को। ये सारा एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया गया। ठीक है, इसी तरह रोल मुख्तलिफ चीज़ों के हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के, ग्लाइकोलिपिड्स के। इसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन ख़त्म हो गई, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ख़त्म हो गई। अब आ गया साइटोप्लाज्म, सेकंड पोर्शन ऑफ द सेल। अब इसमें केमिकल कंपोजिशन ज़रूर बताई जाएगी, केमिकल नेचर है, मेटाबॉलिक रोल है, यानी एक्टिविटी बताई जा रही है। ठीक है, ये डायग्राम आ गई है, ये भी आसान है, बनाना आसान है। आप
देख सकते हैं, उसको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी। ये 3D डायग्राम्स हैं, इस वजह से आपको ज़रा बड़ी सी मुश्किल से लग रही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आसान हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनल्स आ जाएंगे। जाहिर बात है कि वो फ्लोट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो सारे बताए जाएंगे। ER है यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें रफ और स्मूथ दोनों बताए गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है फंक्शन उसका। यकीनन जो ऑर्गेनल का स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों आते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को बताया जा रहा है जो कि रफ ER में मौजूद होंगे। उनका फंक्शन आ गया, उनका स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, इनको भी बताया गया, उसका स्ट्रक्चर है, फिर उसका फंक्शन है। फिर लाइसोसोम्स जो उसमें बनते हैं और उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन बताया गया। सिग्निफिकेंस उनकी, वो क्यों मौजूद है सेल के अंदर, क्या फंक्शन, क्या ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें आपको डिजीज़ जो कि लाइसोसोमल स्टोरेज से की वजह से डिजीज़ हो जाती हैं, उनको भी बताया गया है और उनके सिम्टम भी बताए गए हैं। ठीक है, प्रोक्सिसोम्स के बारे में बताया गया। फिर ग्लाइकोसोम्स के बारे में बताया गया, ग्लाइऑक्सिसोम्स। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पर आ गए, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फिर उसका फंक्शन, डेफिनेटली ख़ास बातें जो हैं वो कोट कर दी गई हैं बॉक्स में, आप देख सकते हैं। फिर प्लास्टिड्स आ गए, ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आ रहा है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। फिर उनका स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, कहाँ कहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं, ये आपने बता दिया। ठीक है, इसके बाद साइटोस्केलेटन यानी कि सेल को मजबूती से जोड़कर अपनी जगह पर स्टेबल किस तरह करके रखा है वो स्केलेटन तो यकीनन हर सेल के अंदर है। तो वो उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया है कि उसमें माइक्रोफिलामेंट्स हैं जो कि होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। उसके बाद सीलिया और फ्लैजिला, ये आउटग्रोथ है सेल मेम्ब्रेन की, इनको बताया जा रहा है। इनका डिफरेंस, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन सब बताया जाएगा। मैकेनिज़्म आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है, फिर सेंट्रियोल के बारे में बताया गया जो सेल के पास मौजूद है। ठीक है, और उनका फंक्शन क्या होगा। एस्टर रेस प्रोड्यूस करते हैं माइटोसिस मियोसिस के दौरान, उनका स्ट्रक्चर। फिर वैक्यूल्स आ गए, एक और ऑर्गेनल जो कि बॉडी में मौजूद सेल्स में, लिविंग सेल्स में मौजूद होते हैं। कुछ फूड कंटेनिंग होते हैं, कुछ सैप कंटेनिंग होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस आ गया, मेन थर्ड पार्ट। और ये न्यूक्लियस डायग्राम पहले तो लोकेशन बता दी है, उनके पता ही है आपको, 9th से पढ़ते आ रहे हैं। जो डायग्राम आपको आसान लगे, लेकिन हर टॉपिक की डायग्राम आपको याद करनी चाहिए। अब उसके पोर्शन आ गए, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा डेफिनेटली। जीन लोकस बता दी गई है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स देख सकते हैं। फिर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस, ये भी आता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी डायग्राम भी आपको आनी चाहिए। चैप्टर ख़त्म हुआ जनाब, समरी दे दी गई है और समरी के बाद एक्सरसाइज आ गई। पहले MCQs, जब आप चैप्टर अच्छी तरह थॉरो पढ़ेंगे तो ख़ुद ही कर लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। जो पार्टिकल्स, जो पोर्शंस हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में, लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स में रिकॉर्डेड हैं, और जो डिमांड है वो लिख के भेजिए कमेंट्स बॉक्स में, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट के साथ मिलते हैं।